साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में जो अवैध रूप से बांग्लादेशी बसे हुए हैं, ये सबसे ज़्यादा बंगाल में, असम में बसे हैं। बसे तो हर जगह हैं और इनको किस तरह से वोट बैंक बना करके ममता बनर्जी अपनी पार्टी को सत्ता में लाती रही हैं, हम ये भी जानते हैं। लेकिन अब इनके ऊपर बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ है। मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी था कि किस तरह से सरकार इनको घेरने में लगी हुई है और अलग अलग छन्नियों से छानते हुए इन्हें इस देश से बाहर कर रही है, जिसमें SIR एक थी कि उस छन्नी से छाना तो बहुत सारे छन के बाहर आ गए। उसके बाद अब शुभेंदु अधिकारी जी जो वेस्ट बंगाल के CM हैं, उनका कहना यह है कि जितने भी अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं, शांति से चले जाओ, आपको टाइम दे रहा हूं, वरना फिर हम अपने तरीके से भगाएंगे, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि हम किसी को भी जेल में बंद नहीं कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे रिसोर्सेज इन पर खर्च हों, हमारे राशन पानी, हमारी दवाइयाँ इन पर खर्च हों, ये शांति से यहाँ से निकल जाएं। तीसरा ये है कि जितने भी लोग ऐसे हैं कि जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है या जिनका क्रॉस वेरिफिकेशन होना है, उनके लिए हर शहर में डिटेंशन सेंटर बनाया गया है, जिसमें उनको कुछ समय के लिए रखा जाएगा, उनकी आइडेंटिटी को पूरी तरह से वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद बांग्लादेश के जो बॉर्डर कॉप्स हैं उनको दे दिया जाएगा। और अंत में अगर कोई बदमाशी करता हुआ रह गया और नहीं गया, फिर उसके साथ क्या होगा ये वही जानता है। जब ये खबर पूरे बंगाल में फैली, तुरंत देखा गया कि एक के बाद एक कतार लगती चली गई और बांग्लादेशी बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, जिससे कि उनको कोई ना कोई बांग्लादेश में अंदर बुला ले। खबर आई है, खबर देखिए। खबर है बांग्लादेश के नॉर्थ 24 परगना से, जहां पर इनका धीरे धीरे जमावड़ा जमता जा रहा है। और साथ ही जो हकीमपुर चेक पॉइंट है, वो चेक पॉइंट जहाँ से बांग्लादेश में एंटर किया जाता है, वहाँ पर इन्होंने डेरा जमा करके एक टेम्परेरी निवास बना लिया है। निवास से मेरा मतलब है जैसे डेरा जमा करके कहीं भी कुछ समय के लिए रुक जाते हैं ना, इस तरह से ये लोग रुके हुए हैं। ये देख लीजिए। इन सभी का इंटरव्यू जब लिया गया, अलग अलग यूट्यूबर्स या मीडिया वाले इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये साफ साफ कह रहे हैं कि हम बांग्लादेशी हैं। कोई 2 साल पहले आया था, कोई 12 साल पहले आया था, कोई 10 साल पहले आया था, कोई 20 साल से रह रहा है। सब के सब पहले ही पहुंच गए हैं जी। अब इनके लिए एक नारा भी दिया गया है CM के द्वारा। नारा है, देखिए, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। पहचानो, यहाँ से उनका नाम काटो और यहाँ से भेज दो। सीधा सीधा संदेश है। जो पकड़ में आए BSF को पकड़ा दो। और BSF किसको देगी? जो बंगाल की तरफ से बांग्लादेश की जो BSF होगी उसको दे देगी। वहाँ के BSF जो है वो बांग्लादेशी गार्ड कॉप्स होते हैं। उनको जब ये दे दिए जाएंगे तो वो अपनी सरकार से बात करके उन्हें अंदर डिपोर्ट कर देंगे। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा धंधा भी बना हुआ था। जो बांग्लादेशी गार्ड हैं जो बॉर्डर पर रहते हैं, वो पैसे लेकर के बांग्लादेशियों को भारत में एंटर कराते थे। इसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। बड़े स्तर पर धंधा चलता था, लंबे समय से चल रहा था। आज़ादी जब बांग्लादेश को मिली थी 1971 में, उसके बाद 1 करोड़ बांग्लादेशी हमारे देश में आई गए थे। उसके बाद ये लगातार धंधा बन गया था कि भारत में चले जाओ, यहाँ पर काम करो। भारत में आकर के ये कहीं पर काम वाले बन जाते थे, कहीं मजदूर बन जाते थे, कहीं जो महिलाएं हैं वो काम वाली बाई बन के काम करती थी। और केवल बंगाल तक ही नहीं, पूरे देश में ये फैल गए थे। यूपी में फैल गए, झारखंड में फैल गए। यूपी के नोएडा में आप देखिए इनकी अच्छे खासे जमावड़ा मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा, गुड़गांव में मिलेगा। यहाँ ज़्यादातर काम करने वाली बाई या पंचर बनाने वाला अब्दुल या किसी तरह से बोझा ढोने वाला कोई भी अब्दुल हो या कोई भी हो, ये ज़्यादातर आपको बांग्लादेशी मिलेंगे। एक आम भारतीय किसी काम को 500 रुपये में करता होगा या मजदूरी के 500 रुपये लेता होगा, ये 250 रुपये में करने को तैयार हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो इनको अपना वोट बैंक बना लेती हैं, चाहे फिर वो ममता बनर्जी हो, कांग्रेस हो या केजरीवाल हो। और अगर इनको रहते हुए थोड़ा टाइम हो गया, इनकी जान पहचान हो गई, तो हमारे देश में जितने भी आदिवासी समुदाय है उससे ये शादी कर लेते थे। शादी करने के बाद इनको राइट्स मिल जाते थे और ये आदिवासी लोगों की जमीनों को भी हड़पते थे। ये पूरी रिपोर्ट है, बाकायदा, हवा में बात नहीं कर रहा। और आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा कि किस तरह से। देखो, संथाल परगना, जहां पर एक बड़ा पोर्शन ऐसा है लैंड का जो इन लोगों ने कब्जा लिया है। ये बात NCST ने, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने
वो 2024 में बताई थी कि झारखंड के बड़े पोर्शन में रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध रूप से आकर के यहाँ की महिलाओं से शादी करके ज़मीनों को हथियाते जा रहे हैं और धर्म का भी परिवर्तन करा रहे हैं, कन्वर्जन करा रहे हैं। ये हमारे देश में हो रहा था और होने दिया जा रहा था। आप अपने दिल से एक बात पूछ के बताओ कि आज जब बांग्लादेशी आपको यहाँ से जाते हुए दिख रहे हैं, बॉर्डर पर इनका जमावड़ा होता दिख रहा है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपको रिलैक्स महसूस हो रहा होगा, आपको गर्व भी हो रहा होगा और आपको ये भी लग रहा होगा कि हाँ, अब हमारे देश में थोड़ा सा क्राइम कम होगा। ये जो आज आपको महसूस हो रहा है ना, इस महसूस होने में 75 साल से ज़्यादा लग गए। 2014 से पहले महसूस क्यों नहीं हुआ था? क्यों किसी अपोजिशन की सरकार में महसूस नहीं हो पाता ये? क्यों टीएमसी शासन में ऐसा महसूस नहीं हुआ था? और कुछ लोग फालतू की पार्टीज बना करके ऑनलाइन 22 मिलियन सब्सक्राइबर करके ये कहते हैं कि बंगाल में जो भी सरकार आई है हम चाहते हैं कि हट जाए ताकि बांग्लादेशियां टिके रहें। आने वाले समय में आप देखना, अगर आप दिल्ली में रह रहे हो, नोएडा में रह रहे हो, गुड़गांव में रह रहे हो, तो आपको हो सकता है मजदूरों की और काम वाली भाइयों की शॉर्टेज हो जाए, तो आपको अपना काम खुद करना पड़े। तो रोटी बनाना सीख लें, सब्जी बनाना सीख लें, बर्तन मांजना भी सीख लें। ये किस तरह से मास कन्वर्जन करते थे, ज़मीनें हड़पते थे, वोट बैंक हड़पते थे और डेमोग्राफी चेंज करते थे, देश के लिए बहुत बड़ा कंसर्न था। इसीलिए कल 26 मई को अमित शाह जी ने पोस्ट के ज़रिए ये बताया कि हमने, देखिए शायद इसमें है, अमित शाह जी ने बता दिया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की लीडरशिप में हमने हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन स्टार्ट कर दिया है, यानी कि इसके लिए कमेटी बना दी है। और मोदी जी ने इस डेमोग्राफी मिशन की घोषणा पिछले साल 2025 के 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से की थी। मोदी जी ने कहा था कि जिस लेवल पर देश में डेमोग्राफी बदली जा रही है, इसको जानने के लिए, नियंत्रित करने के लिए हम कमेटी बनाएंगे। कमेटी बन गई है। अब इस कमेटी को 1 साल का टाइम दिया है कि अपनी रिपोर्ट बताइए कि क्यों, कहां पर डेमोग्राफी चेंज हुई, ऐसा क्यों हुआ कि आज के 15 साल पहले किसी एक विशेष स्थान पे 90% हिंदू थे और 10% मुसलमान थे और आज वहां पर 50% हिंदू और 50% मुसलमान हो गए। ऐसा कैसे हो गया कि एक जगह पर पहले 10 लोग रहते थे और अब वहां पर 90 लोग रहने लग गए? ऐसा कैसे हो गया कि किसी जगह की पॉपुलेशन तो 10% की रेट से बढ़ रही है और किसी जगह की 90% की रेट से बढ़ रही है? इन सब की रिपोर्ट चाहिए। और इस कमेटी में भी जिन मेंबर्स को शामिल किया गया है वो हल्के फुल्के मेंबर नहीं है, उनकी भी मैं आपको पहचान करा देता हूँ। पहले हैं आपके बालाजी श्रीवास्तव जी। एक्चुअली ये अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष तो आपके, मैं अध्यक्ष से मुलाकात करवाता हूँ। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं नावलेकर साहब। ये जज हैं जो जिम्मेदार थे या जिन्होंने फैसला सुनाया था अफजल गुरु के खिलाफ। इन्होंने ही, ये उस दो जजेस की बेंच में शामिल थे जिसने अफजल गुरु को फांसी सुनाई थी। कई हमारे देश के लेफ्टिस्टों ने कोशिश की थी कि अफजल गुरु की फांसी टल जाए, उसको फांसी न हो, लेकिन इन्होंने जिस तरह से सजा सुनाई थी वो फांसी टल नहीं सकी। ये वही जज साहब हैं, आप तस्वीर देख लीजिए तो आप जानते हैं किस तरह के देशभक्त ये हैं। साथ ही बालाजी श्रीवास्तव जी जो आईपीएस रहे हैं, इनको कई जगहों का चार्ज मिला है, यूटीज का चार्ज मिला है और ये पहले दिल्ली पुलिस में स्पेशल कमिश्नर रहे हैं, विजिलेंस की निगरानी रखने वाले। यूनियन टेरिटरी कैडर में काम कर चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम में काम किया है और पुडुचेरी में भी काम किया है, जहां पर ये स्पेशल कमिश्नर इंटेलिजेंस, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग और स्पेशल सेल के भी हेड रहे हैं दिल्ली में। यानी कि इनको एक एक क्राइम करने वाले की नस नस का बारे में पता है कि कोई क्रिमिनल कैसे सोचता है, कहाँ तक सोचता है, कैसे इस देश में एंटर करता है, किस तरह से पेनिट्रेट करता है, किस तरह से क्राइम करता है, सब कुछ इन्हें पता है। क्राइम स्पेशलिस्ट हैं। साथ ही दुर्गा शंकर मिश्रा जी, इनको भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। अब ये कौन है? ये ऐसे आईएएस अधिकारी जो सेक्रेटरी पोस्ट तक पहुंचे, इनका रिटायरमेंट आ चुका था, लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं साहब 1 साल और काम कर लो बस। उन्होंने कहा आप तो रिटायर हो जाने दो। सरकार ने कहा नहीं 1 साल और कर लो। सोचिए कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स इनके अंदर थी कि सरकार इनके रिटायरमेंट के बाद भी इनसे सेवाएं लेती रही, इनको एक्सटेंशन देती रही। और यूपी कैडर में, और यूपी में भी कब? 2021 से लेकर के 2024 तक, जब हमारे महाराज जी, योगी महाराज जी अपनी चरम सीमा पर थे, एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे थे, यूपी को क्राइम मुक्त किया जा रहा था, उस वक्त ये हमारे यूपी में चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी वो जो ब्यूरोक्रेट में हाईएस्ट पोजीशन होती है किसी भी स्टेट में,
जैसे किसी भी स्टेट में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पोजीशन क्या है? चीफ मिनिस्टर। ब्यूरोक्रेटिक क्या है? चीफ सेक्रेटरी। और देखा जाए तो स्टेट का मालिक कह सकते हैं, या हाईएस्ट जो पोस्ट होती है जो पॉलिटिशियन से ऊपर है, वो गवर्नर है। ठीक है, पहले ये हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के सेक्रेटरी रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के। तो सफल दिल्ली की मेट्रो को चलाने के पीछे भी ये रहे हैं। पढ़े कहाँ से हैं? आईआईटी कानपुर से पढ़े हैं। एमबीए डिग्री हासिल करी है इंटरनेशनल बिजनेसेस में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से। फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज हेग से इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है पब्लिक पॉलिसी में, और उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। इनके स्किल के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा। और उसी प्रकार से मैडम जी हैं शामिका रवि, ये इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, पॉलिसी रिसर्चर हैं। इनको इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो कि प्रधानमंत्री को बताती है, उसमें भी शामिल किया गया है। यानी कि उस पैनल की सदस्य जो प्राइम मिनिस्टर को इकोनॉमिक एडवाइसेस देती हैं, वो भी इस कमेटी में शामिल रहेंगी, जो ये बताएंगे कि किसी जगह पर इकोनॉमिक ग्रोथ में जो फ़र्क पड़ा है किसी भी डेमोग्राफी चेंज होने से, उसको कैसे हम दोबारा से रीसेट कर सकते हैं और ये फ़र्क क्यों पड़ा। एक एक चीज़ के बारे में डिटेल्ड जानकारी 1 साल के अंदर अंदर हमारे सामने आ जाएगी कि कोई बांग्लादेशी या कोई कन्वर्जन या किसी तरह से डेमोग्राफी क्यों बदली, किस तरह से वहाँ पर क्राइम बढ़ा, किस तरह से वहाँ इकोनॉमिक आंकड़ों में उतार चढ़ाव आया। सारा कुछ 1 साल के अंदर अंदर हमारे पास होगा। साथ में ये भी होगा कि इस डेमोग्राफी के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए। अब एक चीज़ इसी बात पर मैं आपको और बता दूं, ये जो कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी को ये कहा गया है कि 1 साल के अंदर अंदर रिपोर्ट दे दो, अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो 6 महीने का एक्सटेंशन और दे देंगे। साइंटिफिक असेसमेंट होगा, है ना, ग्रैनुलर कम्युनिटी एनालिसिस होगा, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन इसमें होगा, परमानेंट डिपोर्टेशन फ्रेमवर्क होगा कि अगर कोई बांग्लादेशी पकड़ा जाता है, रोहिंग्या पकड़ा जाता है, तो उसको वापस कैसे भेजा जाए, इसका एक परमानेंट डिपोर्टेशन फ्रेमवर्क होगा। बॉर्डर मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग होगी। आपको पता है कि हमारे स्मार्ट बॉर्डर को बनाने की योजना भी स्टार्ट कर दी गई है अमित शाह जी के द्वारा। और बाकी इसमें बताया हुआ है कि डेमोग्राफी के अध्ययन की ज़रूरत क्या है। कहने का मतलब, आप ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो जो इस देश का नहीं है उसे छांटो, SIR। फिर कोशिश करो कि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट इन बांग्लादेशियों को छांटे। फिर भी अगर ये पकड़ में नहीं आते हैं तो फिर कोशिश करो कि ये जो कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी द्वारा जो सुझाव दिए जाएंगे उसके द्वारा उनको पहचानो। धीरे धीरे इनको यहाँ से भगाओ, और ऐसा भगाओ कि वापस ना आ पाएँ। तो बॉर्डर सील अच्छे से करो, एक एक चीज़ बिल्कुल स्मार्ट कर दो, बिल्कुल टेक्नोलॉजी से लेस कर दो, इसलिए स्मार्ट बॉर्डर योजना। और फिर यहाँ पर जो इन्होंने उद्यम मचाया था, जो अपने बच्चे पैदा कर दिए थे, डेमोग्राफी बदल दी थी, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया था, उसको न्यूट्रलाइज करो, उसका फ़र्क किसी तरह से हमारे देश की पॉलिटिक्स पर ना पड़े। तो उसके लिए क्या किया जाएगा? डिलिमिटेशन, जो कब होगा? सेंसस आने के बाद। तो याद कीजिए, सेंसस भी चल रहा है, इसके बाद डिलिमिटेशन आएगा कि किसी जगह पर अगर ज़्यादा लोग हो गए और कहीं पर कम रह गए तो उस हिसाब से लोकसभा की सीटों की बाउंड्री को बदला जाएगा। और वो बदलने के लिए पहले इनको छांटा जाएगा, और अंत में अगर ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है NRC भी कराया जाए। तो इस समय सब कुछ चल रहा है देश में, सेंसस भी चल रहा है, इनको भगाने की योजना भी चल रही है, इनको वेरीफाई करने की, इनको छानने की योजना चल रही है, और ये दोबारा ना आ पाएँ बॉर्डर सील करने की योजना चल रही है। और हमारे देश में इन्होंने जो गंद फैलाई थी उसको ठीक किया कैसे किया जाए, डिलिमिटेशन भी 1 साल बाद स्टार्ट हो जाएगा। आप लिख के ले लो। ये कर रहे हैं अमित शाह। और मैं हैरान नहीं हूँगा कि आपको 1-1.5 साल बाद, 2 साल बाद ये खबर आए कि हमारे देश से 1 करोड़ बांग्लादेशी बाहर भगा दिए गए हैं। कोई हैरानी वाला आंकड़ा नहीं है। तो गर्व कीजिए कि आप ऐसी सरकार के अंतर्गत रह रहे हैं जो राष्ट्र के प्रति सहानुभूति रखती है, ना कि इन बांग्लादेशियों के प्रति। अब एक बात और सुनिए, केवल बांग्लादेशी नहीं, हमारे देश में रहने वाले हिंदू को भी एहसास हो गया है कि वो हिंदू है। लंबे समय से वो भूल गया था, लंबे समय से हमारे देश का हिंदू ये भूल गया था कि वो हिंदू है। अभी मैं कई बार बंगाल को बांग्लादेश वो कर देता हूँ, आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अभी बंगाल की फाल्टा सीट पर चुनाव हुआ था, जो डिलेड चुनाव था, उसमें देखा गया कि जितने भी हिंदू वोटर्स थे, जिनका भी नाम था वोटिंग लिस्ट में, वो सब के सब बीजेपी को वोट दे करके आए हैं। लगभग 100% हिंदू बीजेपी को वोट करके आया है। यानी अब उस हिंदू को यह समझ में आ गया कि अब डरने की किसी ज़रूरत नहीं है, टीएमसी आने से रही
चलो खुल करके वोट देते हैं। और ये हिंदू केवल बंगाल का जागा है या बंगाल के हिंदू को ये आत्मविश्वास आया है, ऐसा नहीं है। असम का रिजल्ट हम देख चुके हैं, 3/4 बहुमत मिला है बीजेपी की के पूरे अलायंस को, तब सरकार आई है, जबकि वहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। और केवल वहाँ का ही नहीं, देश के कोने कोने का हिंदू ये जान रहा है कि सेकुलरिज्म के नाम पर किस तरह से उसे बेवकूफ़ बनाया जाता था, गंगा जमुना तहजीब के नाम पर किस तरह से उसे बिल्कुल प्रताड़ित किया जा रहा था। एग्जाम्पल देखिए, खबर है महाराष्ट्र की, जी हाँ महाराष्ट्र में थाने की खबर है, जहाँ पर एक सोसाइटी में, जैसे सोसाइटीज़ होती हैं अब बड़े बड़े शहरों की सोसाइटीज़ में ज़्यादातर हिंदू रहते थे, एक आध मुस्लिम फैमिली रहती थी, तो वो ईद पर बकरे की कुर्बानी देने के लिए 6-7 बकरे लेकर के आए थे और उनका इरादा ये था कि जो सोसाइटी का कैंपस है खुले में बकरा हलाल करेंगे। अब तुम बकरा काट रहे हो, बाकी लोग तो इसको फेवर नहीं करते, सबके सामने खून होगा, वो सारी चीज़ें होगी, ये वहाँ के सोसाइटी मेंबर्स को मंजूर नहीं था। तो आज तक मैंने तो खबरें ऐसी देखी नहीं कि सोसाइटी ने खुल करके विद्रोह किया। अब सोसाइटी मेंबर्स ने खुल करके विद्रोह किया, फलस्वरूप इन्होंने हिंसा करने की कोशिश की, सोसाइटी के कुछ लोगों को घायल भी किया गया। लेकिन बाद में फिर पुलिस आई, पुलिस ने अपने साथ गाड़ी लेकर के आई, उसमें सारे बकरे भरे और वापस ले गई। खबरें एक और सोसाइटी से भी आई, जहां पर पता चला कि किस तरह से जो ये कुछ मुस्लिम फैमिलीज वहां पर बकरों को लेकर के आई थी, बदले में कुछ हिंदू लोग पिग को लेकर के आ गए और उन्होंने कहा कि हम तो वराह अवतार को पूजेंगे, ठीक है तुम सोसाइटी में काटो बकरा, हम अपने वराह अवतार की पूजा करेंगे। इस बात को लेकर के क्लेश हो गया। फिर वहाँ पर बजरंग दल पहुँचा, विश्व हिंदू परिषद के लोग पहुँचे, प्रोटेस्ट होने लगा, वहाँ भी हिंसा करने की कोशिश की गई, पुलिस पहुँची। अच्छा, जो ये वाला पक्ष है वो चाहता था कि बकरों को यहाँ से भगाओ, जो ये वाला पक्ष है वो चाहता था ये सुअर जो आए हैं इनको यहाँ से पकड़ो और इसको यहाँ पे मारो। तो पुलिस सुअर को बचाते हुए भग रही है और बकरों को भी इकट्ठा करते हुए भग रही है कि इन लोगों की लड़ाई में ये जानवर ना मारे जाए। मतलब ये है, मैं स्पेसिफिकली किसी सोसाइटी का नाम लूँ, किसी व्यक्ति का नाम लूँ, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि अब हिंदू ये समझ गया है कि हमें किस चीज़ के लिए लड़ना है। तुम्हें ईद मनानी है, अपने बंद कैंपस में मनाओ, खुलेआम तुम ड्रामा क्यों कर रहे हो? तुम्हें ईद मनानी है, तुम्हें बकरा काटना, बकरा काटो। तुम बकरे के नाम पर गाय काटने की बात क्यों कर रहे थे बंगाल में? तब जाकर के कुछ मौलानाओं ने खुद कहा कि हमें गाय काटने से बचना चाहिए ईद के मौके पर। तुम्हें नमाज पढ़नी है, घर में पढ़ो, मस्जिद में पढ़ो, मस्जिद में भीड़ ज़्यादा है 2 शिफ्टों में पढ़ो, घर में पढ़ लो, घर में पॉपुलेशन ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लोग नहीं पढ़ पाएंगे तो पॉपुलेशन कंट्रोल करो। लेकिन सोचो कि हम सड़क पे पढ़ लेंगे, ये नहीं चलेगा, ये तो यूएई में भी नहीं चलता। तो देश में अब संविधान लागू हो रहा है, देश में कानून व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। अब आप सेकुलरिज्म के नाम पर अराजकता फैला लोगे, तुम सेकुलरिज्म के नाम पर, भाईचारे के नाम पर बांग्लादेशियों को भर्ती कर लोगे, तुम ह्यूमैनिटी के नाम पर उनको जो है वोटर आईडी कार्ड बनवा दोगे, राशन दिलवा दोगे। ये सब नहीं चलने वाला, खुलेआम सभी का कहना है, फिर चाहे योगी जी हों, फिर चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हों या शुभेंदु अधिकारी हों। ये इस देश की बदलती सूरत है। आने वाले 1-1.5-2 साल में आपको इसकी एक लार्जर पिक्चर भी समझ में आने लगेगी। इसलिए यही कहते हुए वीडियो को अंत करूँगा कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं और हम उस समाज से आते हैं जहाँ एक्सेप्टेंस है, हिंसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ ये है कि प्यार से रहिए, कानून के साथ रहिए, तो इस देश से बेहतर जगह पूरी दुनिया में नहीं है। नमस्कार।